Dear students, welcome to the classes for A Academy. Today we will be studying the chapter 5 which is an accounting equation. तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाले जो चैप्टर है इसमें हम लोग असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, दिस चैप्टर वुड एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, इसमें क्या क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग होगा, meaning of an accounting equation, effect of transactions and accounting equation, process of preparing accounting equation, rules for accounting equations, and effect of adjustment transactions and accounting equation. सबसे पहले हम ये पता करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का अर्थ क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। जैसे बुक का फर्स्ट पेज आप टर्न करोगे उसमें लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। तो दैट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब है इट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट। दो होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो दो कॉन्सेप्ट, दो एस्पेक्ट्स होता है, हमेशा दो पहलू होता है एक ट्रांजैक्शन का, एक को बोलते हैं डेबिट, दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। तो इट holds that for every debit there is a credit of equal amount and vice versa। हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट भी है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट है और हर एक क्रेडिट के लिए डेबिट है, इक्वल अमाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स टोटल क्लेम्स दोज ऑफ आउटसाइडर्स एंड ऑफ द प्रोप्राइटर्स, मतलब ओनर का और बाहर वालों का विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। आपके बिजनेस में जितना एसेट है बाहर वाले का क्लेम और ओनर का क्लेम को मिला के होता है। यानी ओनर ने 10 रुपये लगाया, बाहर वालों ने 2 रुपये उधार दिया, क्रेडिटर्स ने, बैंक वालों ने, तो टोटल हो गया 12 रुपये। तो आपके एसेट टोटल 12 रुपये होगा। द क्लेम्स ऑल्सो known as इक्विटीज एंड आर ऑफ 2 टाइप्स। इक्विटी 2 टाइप का होता है। तो इक्विटी 2 टाइप का कैसे होगा? एक होता है ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, दूसरा होता है लायबिलिटीज और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स। तो इक्विटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो इक्विटीज होता है वो 2 टाइप का होता है। जो फर्स्ट वन जो होता है इक्विटी आपके, फर्स्ट वन इज ओनर्स इक्विटी, वन इज ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। ओनर का जो पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल, वो मालिक ने पैसे लगाया दैट इज कैपिटल, और दैट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। देन सेकेंडरी होता है आपके, सेकेंड में होता है दूसरा जो होता है क्लेम्स आर ऑफ 2 टाइप। दूसरा होता है बाहर वालों का, लायबिलिटीज और अमाउंट्स ड्यू टू आउटसाइडर्स इज फॉर एग्जांपल आउटसाइडर्स इक्विटी। एक होता है मालिक का इक्विटी जो कि इनसाइडर होता है बिजनेस का, और आउटसाइडर जो बाहर वाले जो पैसे देते हैं, जो गुड्स उधार देते हैं हम उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। बैंक वाले बैंक लोन देते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन, इट कैन बी, वी कैन एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली एज फॉलोज। मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे ना, असेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज और टोटल क्लेम। टोटल क्लेम मतलब मालिक का और आउटसाइडर्स का, और ये इसके बदले में क्या लिखेंगे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उधारी और प्लस कैपिटल दोनों को मिला के होता है। और लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। इसी को हम एक्सचेंज कर देंगे, LHS इज इक्वल RHS,
तो ये लाइबिलिटी इधर लाएंगे, इधर रखेंगे, एसेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे, ये वाला आ गया। आप LHS इज इक्वल टू RHS जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो उसी में करो लीनियर इक्वेशन। और कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल इधर रखेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैसे करके आप इसको देख सकते हो, LHS इज इक्वल टू RHS। The above relationship, ये जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा, the above relationship is known as accounting equation और द बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, नहीं तो बैलेंस शीट का इक्वेशन बोलते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस वन। देन नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज, accounting equation always holds true with every change that occurs due to a transaction। ये हमेशा चेंज होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, हर एक ट्रांजैक्शन के साथ ये बदल जाता है। एंड चेंज दैट occurs ड्यू टू ए ट्रांजैक्शन entered into because it is based on dual aspect concept of accounting। ये ना dual aspect concept के अकाउंटिंग के हिसाब से होता है। एवरी ट्रांजैक्शन के साथ ही कुछ एसेट लायबिलिटी में चेंज होता है, क्योंकि दो चीजें होता है डुअल एस्पेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, देयर इज ऑलवेज ए चेंज। तो ये होता है व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन मीनिंग। देन इफेक्ट अबाउट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होता है। दिस इज लाइक ए ट्रांजैक्शन, a transaction may affect either both sides of the equation by same amount or one side of the equation only by both increasing or decreasing it by equal amounts। या either both side equal amount में increase decrease करेगा या एक ही side increase decrease करेगा। तो transactions from the accounting equation, transactions from the accounting equation viewpoint can be divided into two। दो तरीका हो सकता है, एक होता है आपके, एक होता है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स, जबकि ट्रांजैक्शन दो आइटम का अफेक्ट करता है, एक नहीं दो आइटम का अफेक्ट करता है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, डेबिट साइड में एक आइटम, क्रेडिट साइड में तीन आइटम। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल, इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। ट्रांजैक्शन से अफेक्टिंग टू आइटम्स, तो दो आइटम को जो ट्रांजैक्शन अफेक्ट करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ट्रांजैक्शन से अफेक्टिंग टू आइटम्स, जैसे हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, सैलरी पे करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो ये दो आइटम का अफेक्ट करता है, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे उसी। As the title suggests, these are those transactions that affect two items of the accounting equation or balance sheet। जैसा हमने टाइटल को देखा उसमें लिखा है दो आइटम, तो हमारा बिजनेस में दो ही आइटम को ये अफेक्ट कर रहा है। तो ट्रांजैक्शंस उसमें क्या होता है ना, आपने देखा कि इसमें LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे देखा था, ये देखो दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटीज, ये वाला दिस वन। लायबिलिटी जो एसेट्स LHS दोनों साइड को अफेक्ट करेगा, बोथ द साइड्स एंड टू आइटम्स। तो इसी को अफेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड्स आर, मतलब दोनों साइड LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को अफेक्ट करेगा। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ऑपोजिट साइड्स आर, दैट इज इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट भी बढ़ेगा, लायबिलिटी भी बढ़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में एसेट बढ़ रहा है, हमने स्टॉक उधार में ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में एसेट में स्टॉक बढ़ेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्रेडिटर्स बढ़ेगा। तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रांजैक्शंस सच एज क्रेडिट परचेजेस इंक्रीजेस, क्रेडिट परचेजेस
transactions such as credit purchases increase assets or stock and also increase liability. ये ट्रांजैक्शन ना एसेट भी बढ़ाते हैं स्टॉक में और लाइबिलिटी बढ़ाते हैं। लाइबिलिटी में हमारा एक ही आइटम होता है, दैट इज क्रेडिटर। अगर हम उधार में खरीदेंगे तो हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोन टेकन फ्रॉम बैंक से लोन लेंगे, इंक्रीजेस एसेट कैश और बैंक। अगर हम बैंक से लोन लेंगे हमारा कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा एसेट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। एंड ऑल्सो इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करेगा राइट हैंड साइड में, आरएचएस में लाइबिलिटी या बैंक लोन। बैंक लोन एक उधारी है वो बढ़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैश या बैंक बढ़ेगा, राइट हैंड साइड में बैंक लोन बढ़ेगा अगर हम लोन ले रहे हैं। तो अगर स्टॉक खरीद रहे हैं उधार पे तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टॉक बढ़ेगा, राइट हैंड साइड में आपके क्रेडिटर्स बढ़ेगा। देन सेकंड होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। दोनों घट रहा है, एसेट घट रहा है, लायबिलिटी घट रहा है। वो क्या सिचुएशन होता है? तो देखो वो होता है ट्रांजैक्शन ऑफ अ पेमेंट टू ए क्रेडिटर। एक क्रेडिटर को पैसे दिए, डिक्रीजेस लायबिलिटी और क्रेडिटर एंड ऑल्सो रिड्यूसेस एसेट, दैट इज कैश और बैंक। तो दैट इज ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर को हम पैसे दिए तो हमारा कैश भी बढ़ेगा और आपके एसेट साइड में अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो कैश डिक्रीज करेगा, इट विल रिड्यूस कैश और बैंक बैलेंस। अगर कैश देंगे तो कैश बैलेंस डिक्रीज कर देगा, अगर चेक देंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा। तो राइट साइड में क्रेडिटर का बैलेंस डिक्रीज करेगा क्योंकि क्रेडिटर भी कम हो गया, तो दोनों साइड डिक्रीज कर दिया। देन थर्ड टाइप होता है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। इधर एसेट बढ़ रहे तो ओनर का कैपिटल बढ़ेगा। कैसे ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीजेस एसेट और कैश और बैंक बैलेंस एंड ऑल्सो लायबिलिटी, दैट इज ओनर्स कैपिटल। ये दोनों को बढ़ाता है। मतलब अगर हमने ओनर कैपिटल लेकर आ गया तो कैश बढ़ेगा एसेट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैश और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, राइट हैंड साइड में लायबिलिटी यानी ओनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। ये दोनों तरफ बढ़ेगा। तो दैट इज थर्ड पॉसिबिलिटी। फोर्थ होना होता है डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। ये ओनर्स कैपिटल को डिक्रीज करेगा और एसेट को डिक्रीज करेगा। कैसे? ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर। अगर घर का खर्चा के लिए पैसे निकाल लिया बिजनेस से या गुड्स निकाल लिया बिजनेस से, ओनर तो क्या होगा? ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर डिक्रीज लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स कैपिटल। अगर उसने पैसे निकाल ली तो ड्राइंग कर दिया तो ओनर्स कैपिटल भी कम हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कैपिटल से माइनस हो जाएगा। एंड ऑल्सो एसेट्स, कैश और बैंक। लायबिलिटी साइड में तो माइनस हो ही जाएगा कैपिटल या ड्राइंग मतलब बढ़ेगा कैपिटल से माइनस करके, और लेफ्ट हैंड साइड में एसेट, कैश और बैंक ड्रॉ कर दिया, वो भी कम हो जाएगा। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक ही साइड में अफेक्ट करेगा, खाली एलएचएस में होगा, एक एसेट बढ़ेगा एक एसेट घटेगा। लायबिलिटी साइड में होगा, एक लायबिलिटी बढ़ेगा दूसरा लायबिलिटी घटेगा। तो ट्रांजैक्शंस आर द सेम साइड्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, तो ऐसे ही बैलेंस होता है। तो हम अभी फर्स्ट से सेकंड दोनों अच्छी तरह करेंगे। देन सी दिस। इस केस में क्या होगा ना, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट घटेगा। सपोज हमने स्टॉक खरीद ली तो कैश एक एसेट है, कैश घटेगा, कैश देंगे, कैश शॉप से बाहर जाएगा, स्टॉक अंदर आएगा, तो स्टॉक बढ़ेगा और कैश घटेगा। ये होता है एक ही साइड में, एलएचएस में ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। फॉर एग्जांपल इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन सच एज कैश परचेज रिसीट फ्रॉम डेटर्स इंक्रीजेस वन एसेट कैश। कैश परचेज और रिसीट फ्रॉम डेटर, तो ये दोनों केस में कैश बढ़ेगा। कैश परचेज करेंगे तो कैश घटेगा, स्टॉक बढ़ेगा। तो अगर हम
डेटर से पैसे लेंगे या कैश देकर गुड्स खरीदेंगे, तो हमारा गुड्स, अगर स्टॉक खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, यानी गुड्स बढ़ेगा। और अगर हम डेटर से पैसे लेंगे तो कैश और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर कैश लेंगे तो कैश बढ़ेगा, चेक लेंगे तो बैंक बढ़ेगा। एंड डिक्रीज होगा एसेट साइड में क्या, एंड डिक्रीज व्हाट विल डिक्रीज अनदर एसेट। अगर हम स्टॉक खरीदेंगे तो कैश और बैंक डिक्रीज होगा, क्योंकि इधर हम कैश देंगे या चेक देंगे। और डेटर्स, अगर हमें पैसे देते हैं तो हमारा कैश और बैंक बढ़ेगा और डेटर्स घटेगा। तो एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा घटेगा। ये होता है फर्स्ट केस। देन डिक्रीज, सेकेंड केस होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी डिक्रीज होगा और अनदर लायबिलिटी इंक्रीज होगा। एक लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा लायबिलिटी इंक्रीज होगा। तो दिस इज लाइक दिस इज डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी डिक्रीज होगा, एक लायबिलिटी बढ़ेगा। क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स डिक्रीजेस ए लायबिलिटी, अगर क्रेडिटर, एंड इंक्रीजेस अनदर लायबिलिटी, इंक्रीजेस अनदर लायबिलिटी शेयर्स और डिवेंचर्स। अगर हम शेयर इश्यू करेंगे तो हमारा शेयर इश्यू करेंगे क्रेडिटर को, जिससे हमने उधार में गुड्स लिया है वो हमारा क्रेडिटर है, हम उसको शेयर या डिवेंचर दे देंगे। तो शेयर दे देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिटर घटेगा। अगर उसको डिवेंचर दे देंगे, डिवेंचर होता है लोन बॉन्ड, लोन बॉन्ड दे देंगे तो लॉन्ग टर्म लोन बढ़ेगा और क्रेडिटर्स घटेगा। तो एक लायबिलिटी घटेगा, एक लायबिलिटी बढ़ेगा। ये दोनों RHS राइट हैंड साइड में इफेक्ट करेगा। देन कम्स योर ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू साइड्स। दो साइड से ज्यादा अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। मोर देन टू साइड्स नहीं, मोर देन टू आइटम्स। Some transactions affect more than two items of the accounting equation or a balance sheet. Balance sheet में more than two item का affect करता है। For example, when goods are sold on cash for 30,000, 30,000 रुपये में गुड्स बेच दी, तो इट इज मेड अप ऑफ कॉस्ट। इसमें कॉस्ट भी है 25,000 एंड ए प्रॉफिट ऑफ 25,000। सपोज ये गुड्स को हम 25,000 में खरीदा था और 5,000 प्रॉफिट में 30,000 में बेचा। तो इसमें क्या क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000, जो गुड्स बेच रहे हैं उसका कॉस्ट है 25,000, एंड रिड्यूसेस एसेट और स्टॉक ऑफ गुड्स। जब हम बेच रहे हैं जो गुड्स, उसका कॉस्ट था 25,000, तो स्टॉक ऑफ गुड्स से एसेट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा 25,000, एंड इंक्रीजेस, कैश इंक्रीजेस बाई 30,000। उसी एसेट साइड में कैश बढ़ेगा 30,000, एंड ओनर्स कैपिटल इंक्रीजेस बाय द प्रॉफिट ऑफ 5,000। ओनर का कैपिटल भी, ओनर्स कैपिटल इंक्रीजेस बाय द प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो ओनर्स कैपिटल 5,000 प्रॉफिट बढ़ेगा कैपिटल में। इट शुड बी नोटेड दैट, क्योंकि कैपिटल 5,000 बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ गया 5,000, लायबिलिटी में साइड में कैपिटल 5,000, प्रॉफिट हो गया 5,000, और एसेट साइड में कैश 30,000 बढ़ेगा, स्टॉक 25,000 माइनस होगा। तो दोनों साइड टैली हो गया, 5,000 इक्वल टू 5,000, LHS इक्वल टू RHS। It should be noted that profit increases the owner's capital and loss decreases it. प्रॉफिट मालिक का पैसा यानी कैपिटल को बढ़ाएगा, लॉस घटाएगा। और इसके बारे में हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। The process of accounting equations begins with accounting equation प्रिपेयर करने का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट, दिस इज वन, ascertaining assets, liabilities, capital affected by a transaction। एक ट्रांजैक्शन से
ये जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, तीनों जो आइटम हमने देखा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तीन ही आइटम है। तो एक ट्रांजैक्शन तीनों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये हमें पहले देखना है। सेकेंड है डिसाइडिंग द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ए ट्रांजैक्शन और एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। ये होता है दैट इज डिसाइडिंग द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ए ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, एसेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, लायबिलिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, कैपिटल को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ये देखना है। थर्ड में होता है, थर्ड इज योर रिकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑन द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। जिस साइड में इक्वेशन इफेक्ट करे उस साइड में लिख देना। देन नेक्स्ट वन इज लेट अस टेक फ्यू ट्रांजैक्शंस टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ ट्रांजैक्शन लो और देखो। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी बहाने। सपोज राकेश स्टार्ट बिजनेस एंड फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू। पहले राकेश बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसके बाद में क्या हो रहा है देखो, बाद में भी ट्रांजैक्शन करता गया। तो फर्स्ट है he commenced his business with cash capital 20,000। ये कैश कैपिटल मतलब जो पैसे लाया कैश में 20,000। इफेक्ट क्या होगा इसका? इट मीन्स दैट द फार्म हैज असेट्स टोटलिंग 20,000 as cash and claims against the farm are also capital 20,000 as capital। अगर एसेट 20,000 बढ़ा तो फार्म का लायबिलिटी यानी कैपिटल भी तो 20,000 बढ़ा, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना देंगे। एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, द इक्वेशन स्टैंड्स एज फॉलोज। एसेट साइड ये है, आपके लायबिलिटीज और कैपिटल ऐसे से बनेगा। इसमें तो उधारी है नहीं, अपना पैसा लगाया तो एक कॉलम बना दो कैश, पर्टिकुलर्स में लिखो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड टू प्लस 20,000। और ये 20,000 से यहाँ पे लायबिलिटी 0 और राकेश का कैपिटल होगा 20,000, क्योंकि उसने 20,000 देके बिजनेस स्टार्ट किया। दिस इज कैश में 20,000 ऐड होगा और राकेश के कैपिटल में 20,000 ऐड होगा। तो बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया हमने ट्रांजैक्शन 1 में। ट्रांजैक्शन 2 में परचेजेस फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। एक दुकान अगर स्टार्ट किया तो फर्नीचर चाहिए, उठने बैठने के लिए टेबल चेयर चाहिए, तो हमने 500 का फर्नीचर कैश देके खरीदा। इफेक्ट क्या है देखो, इट मीन्स कैश इन हैंड इज रिड्यूस्ड बाय 500 बट ए न्यू असेट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ 500 इज परचेज्ड। तो 500 रुपए का कैश दिया, दुकान के अंदर 500 का फर्नीचर लाया। Thus total assets remains unchanged। मतलब एसेट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, जितना एसेट गया उतना एसेट आया। द इक्वेशन विल बी एज फॉलोज। जो अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसी होगा। हमारे जो 1 इक्वेशन है ना, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000 जो ये है, इसी को हम नीचे लिखेंगे ओल्ड बैलेंस, फिर इसके बाद न्यू ट्रांजैक्शन ऐड कर देंगे। 20 इक्वल टू 20 ये था, 20 इक्वल टू 20। तो अभी ये जो ओल्ड बैलेंस था इसी के नीचे न्यू ट्रांजैक्शन लिखेंगे। न्यू ट्रांजैक्शन के नाम पे लिखेंगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ये न्यू ट्रांजैक्शन की जगह पे। तो कैश से -500 और फर्नीचर करके नया कॉलम एक बनाएंगे, उससे +500। फर्नीचर आया, कैश गया, फर्नीचर आया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका 0 हो गया। क्या कैपिटल लायबिलिटी तो 0, उधारी 0, कैपिटल भी 0 है, कैपिटल भी आपके 0। फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 20,000 माइनस 500 तो 19,500, इसका नाम होगा न्यू बैलेंस या न्यू इक्वेशन। फर्नीचर भी होगा 500 इज इक्वल टू टोटल 0 इज इक्वल टू 20,000, ये हो गया 20,000। It may be noted that the last line tells like this. It may be noted that the total assets remains equal to liabilities plus capital. Total assets is equal to total liabilities plus capital. Then third,
परचेज गुड्स पर कैश, ये जो ट्रांजैक्शन आया है, ये जो 19,500 प्लस 500 इक्वल टू 20,000, इसको कंटिन्यू कर दो यहाँ पे। ये देखो यहीं पे कैश प्लस फर्नीचर, ये 19 ओल्ड बैलेंस में 19,500 प्लस 500 यहाँ तक कंटिन्यू करो, और यहाँ पे भी ये कंटिन्यू करो, इज इक्वल टू 20,000। मतलब ये वाला जो लास्ट वाला, ये वाला लास्ट लाइन, न्यू बैलेंस बिकेम ओल्ड बैलेंस नाउ, ये न्यू बैलेंस ओल्ड बैलेंस बन जाएगा। देन जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश, 1,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा तो कैश गया, स्टॉक आया। इफेक्ट है, इट मीन्स कैश इन हैंड इज रिड्यूस्ड बाय 1,000 एंड अनदर एसेट स्टॉक हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो था ही नहीं पहले, आ गया। However, total assets have remains unchanged, total asset सेम रहा। The equation will now be as follows, पहले तो ओल्ड वाले को लिख दिया था, तो यहाँ पे न्यू ट्रांजैक्शन के जगह पे हम यही लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन के नाम परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1,000 इन कैश। तो कैश से माइनस गया 1,000, फर्नीचर में कुछ मत लिखो 0, स्टॉक में आया 1,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज में 0, कैपिटल में 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस होगा। देन इस दोनों को ऐड करके न्यू बैलेंस आएगा। न्यू बैलेंस विल अपीयर लाइक दिस, और 18,500 कैलकुलेट करो, दैन दिस इज 500, दैट इज स्टॉक इज इक्वल टू 1,000। इसके बाद लाइबिलिटीज इज 0 एंड दिस कैपिटल इज इक्वल टू 20,000। ये होता है आपके न्यू इक्वेशन, न्यू बैलेंस। देन नेक्स्ट वन विल बी, ये न्यू बैलेंस को नीचे उतार दो, 18,500 यानी कैश फर्नीचर स्टॉक, इसको तो ये जो न्यू बैलेंस है, ये न्यू बैलेंस को यहाँ पे कैश फर्नीचर स्टॉक, ये पूरा या क्रेडिटर्स और राकेश सा कैपिटल, इसको मतलब आइटम के साथ ओल्ड बैलेंस का वैल्यू भी यहाँ पे उतार दो। देन आप ट्रांजैक्शन 4 पढ़ो, परचेज्ड गुड्स, इट इज परचेजेस गुड्स ऑफ ₹2,000 क्रेडिट। ये होना चाहिए परचेज्ड गुड्स फॉर 2,000 क्रेडिट। इसका इफेक्ट क्या होगा ना, इट मीन्स द स्टॉक हैज इंक्रीज्ड बाय 2,000, खरीद लिया, increased by 2,000, increasing the total assets to 22,000। जो टोटल एसेट था दैट इज 2,000 का खरीद लिया तो 22,000 हो गया, तो ये 22,000 तक के टोटल एसेट्स बढ़ गया। ए लाइबिलिटी ऑफ ₹2,000 टू द सप्लायर ऑफ गुड्स, क्रेडिटर्स 1,000 है ये, तो एक गुड्स जो खरीदा इसका एक लाइबिलिटी बढ़ गया है 2,000 का। The equation now will be as follows, the equation now will be as follows, इस टाइप का होगा। कैसे ना, आपके न्यू ट्रांजैक्शन में आपके कैश 0, फर्नीचर 0, स्टॉक 2,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर में 2,000 आएगा। दिस इज ऑल अबाउट, और इसको ऐड करके न्यू बैलेंस बना देंगे, सीधा स्ट्रेट लाइन में ऐड करके न्यू बैलेंस बना देंगे। दिस इज न्यू इक्वेशन। देन फिफ्थ जब करेंगे, फिफ्थ पढ़ने से पहले न्यू इक्वेशन को नीचे उतारेंगे। न्यू इक्वेशन को सेम तरीके में, जैसे ये देखो ओल्ड बैलेंस के साथ न्यू इक्वेशन, कैश फर्नीचर स्टॉक, ये तीनों उतारेंगे। क्रेडिटर और राकेश का जो कैपिटल, ये उतारेंगे। इसके बाद ओल्ड बैलेंस करके वही पुराना बैलेंस लिख देंगे, उन्होंने जो जो बताया है। और लायबिलिटी और कैपिटल में ये देखो 2,000 रुपये लिख देंगे, 2,000 क्रेडिटर, 2,000 20,000 राकेश लो, 2,000 20,000। देन न्यू ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एंड क्रेडिट फॉर 4,000। उधार में 2,500 का गुड्स को 5,000 में बेचा, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट
अगर गुड्स हमने 2500 का 4000 में उधार पे बेचा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इट मीन्स ए डेटर हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर 4000, यानी उधार में जिसको बेचते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर। वो एक एसेट है, वो पैसे देगा हमें। तो डेटर बढ़ेगा 4000, एसेट साइड में प्लस होगा, और स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 2500। तो स्टॉक देखो, डेटर बढ़ेगा 4000, तो डेटर में ऐड कर देंगे प्लस 4000 यहाँ पे, और स्टॉक से माइनस करेंगे 2500, क्योंकि स्टॉक हमारा गया 2500 माइनस 2500। तो बीइंग द कॉस्ट, इसमें क्या होगा ना, बीइंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2500, वो स्टॉक से माइनस हो गया। तो नेट इंक्रीज इन एसेट है 1500। कैसे ना, 4000 डेटर में ऐड होगा और 2500 माइनस होगा स्टॉक से, तो प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल। तो प्रॉफिट जो हो गया 1500, दैट विल बी एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में 1500 प्रॉफिट ऐड होगा। तो इसके बाद हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ये पूरे ट्रांजैक्शन न्यू ट्रांजैक्शन को हमने लिख दिया। तो इसके बाद हमने न्यू बैलेंस करके ये दोनों ट्रांजैक्शन को ऊपर दोनों को ऐड करके ये वाला निकाल देंगे। देन कम्स सिक्स्थ वन होता है पेड रेंट ऑफ 5000। यही जो ट्रांजैक्शन को इसको नीचे उतार देंगे, अलग हुई थी जो मैं एक ही फॉर्मेट में बनाना है, हम एक एक करके समझ रहे हैं तो एक एक करके कर रहे हैं, इसको पूरा नीचे उतार दिया रेफरेंस के लिए। देन पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरी। हमने रेंट और सैलरी दोनों पे किया, तो रेंट 1000 रुपये पे किया, सैलरी 5000 पे किया, तो टोटल 6000। तो इससे कैश से 6000 न्यू ट्रांजैक्शन में लिखो, पेड ये पूरा लिखो, पेड 1000 6000 सैलरी एज वेजेस एंड सैलरी यहाँ लिखो। तो कैश से माइनस करो 6000, और ये खर्चा है, खर्चा कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। तो कैपिटल से माइनस कर दो 6000, ओनर का इक्विटी को माइनस कर देता है। तो इसके इफेक्ट यही हुआ, इफेक्ट है इट मीन्स कैश इन हैंड हैज रिड्यूस्ड बाय 6000 एंड दोज आर एक्सप्रेस्ड। ये 6000 रिड्यूस हो गए कैश से, कैश माइनस कर दिया। दोज आर एक्सपेंसेस एंड नो एसेट्स, ये जो खर्चा है दोनों, जो सैलरी रेंट, ये कैश रिड्यूस हो गया, ये एक खर्चा है। तो दिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये खर्चा एग्जिस्टेंस में आया। हेंस कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट एज शोन बिलो। कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एज शोन बिलो। कैसे ना, ये 6000 कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करके, ओल्ड बैलेंस और न्यू बैलेंस दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके हम निकालेंगे न्यू बैलेंस, ये वाला, ये दोनों को ऐड करके ये वाला बैलेंस आ गया। देन सेवेंथ आपके क्या होगा? सेवेंथ यू सी द सेवेंथ विल बी लाइक दिस। सेवेंथ इज नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले आप क्या करोगे ना, this next equation will be seventh one. ये होता है राकेश विड्रू 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज, सेवेंथ वाला। राकेश 7000 अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो इसके इफेक्ट क्या होगा? पहले तो वो ट्रांजैक्शन को, ये जो ट्रांजैक्शन था 12500 500 500 4000, इसको यहाँ पूरा वैल्यू, आइटम वैल्यू वगैरह के साथ ही लिख दो। ये आ गया, इसके नीचे ओल्ड बैलेंस के नाम पे ये सारी 12500 पूरे कंप्लीट लाइन इधर ही आएगा। इसी के साथ ही न्यू ट्रांजैक्शन होगा। तो राकेश विड्रॉ 2000 फॉर पर्सनल यूज अपना। तो राकेश तो मालिक है, अगर मालिक अपना पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लेता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? राकेश विड्रॉ 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज, तो इफेक्ट होगा कैश इन हैंड इज रिड्यूस्ड बाय 2000। 2000 रुपये कैश से माइनस कर देंगे, न्यू ट्रांजैक्शन में कैश से माइनस कर देंगे 2000, ये वाला, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं कुछ होगा।
कैपिटल में माइनस करेंगे 2000 इधर, ये देखो कैपिटल में माइनस करेंगे क्योंकि एंड कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट, कैपिटल भी सेम अमाउंट में रिड्यूस हो जाएगा, ये देखो सेम अमाउंट में कैपिटल भी रिड्यूस होगा। द न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी एज फॉलोज, इस दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बी लाइक द थर्ड वन, ये वाला न्यू बैलेंस होगा दिस वन, न्यू बैलेंस विल बी ये दोनों ट्रांजैक्शन का एडिशन। इसके बाद बैलेंस शीट बनता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा बैलेंस शीट। It will be observed, it will be next पढ़ो, it will be observed from the above that the total of assets will always be equal to the total of liabilities and capital, total of liabilities and capital, asset is equal to capital plus liability, तो हमें पता ही है। तो the last equation stated above can also be presented in the last line, last equation in the form of a statement called balance sheet, in the form of a statement that is balance sheet as given below। तो बैलेंस शीट अब राकेश आज डेट में डाल के ऐसे कर दिया, करने के बाद क्या करेंगे हम ना, इसके बाद ये जो लास्ट लाइन का जो आइटम है एसेट का, जैसे कैश फर्नीचर, ये वाला कैश फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, ये आइटम यहाँ लिख देंगे, कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर इधर लिख देंगे, यहाँ पे इधर लिख देंगे कैश फर्नीचर स्टॉक, कैश स्टॉक फर्नीचर वगैरह लिख के फिर हम क्या करेंगे ना, इसको देखो ये कैश फर्नीचर वगैरह इधर लिखेंगे, ये चारों आइटम इधर, जिस कैश फर्नीचर स्टॉक डेटर, फिर लायबिलिटी साइड में इसका जो वैल्यूज है, लास्ट लाइन का जो वैल्यूज, ये यू सी दिस वैल्यू, इसका ये जो वैल्यू है देखो, इसका जो वैल्यूज है इसका, ये देखो लास्ट लाइन का, ये 10,500 500 500 एंड ये वाला वैल्यू एसेट का, ये सारे वैल्यूज को एसेट का इधर लिख देंगे, ये देखो एसेट्स ये यहाँ पे लिख देंगे और टोटल कर देंगे 10,500, ये हो गया। और क्रेडिटर यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, ये क्रेडिटर राकेश कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिटर 2000 है और क्रेडिटर को उतार देंगे लायबिलिटी साइड से आइटम और अमाउंट, और राकेश का कैपिटल 13,500 और 2000 है आपके, ये 15,500 से 2000 ड्राइंग हो गया। तो इसको यूजुअली दिखाते हैं कैपिटल 15,500 लेस ड्राइंग्स, तो फाइनल कॉलम में लिख देंगे 13,500 और ये साइड को टोटल करके 15,500, बोथ दी साइड्स टोटली। दिस इज व्हाट यू कैन से बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में हम पढ़ते हैं। The balance sheet shows sources from which funds are received. कहाँ से पैसा आया, किधर गया, लेफ्ट हैंड साइड does that. लेफ्ट हैंड साइड में पैसा किधर से आया। In the above case, ये जो in the above case 2,000 are received from outsiders and 13,500 are contributed by the proprietor. तो ये मालिक दे रखा है 13,500 और 2,000 बाहर वालों ने दिया है। कैसे, ये देखो जो बाहर वालों ने दिया है दिस 2,000 और 13,500 मालिक का पैसा है कैपिटल। ये होता है लायबिलिटी साइड का टोटलिंग। Then a conclusion apparent from the transactions given above is that every transaction has two-sided effect, दो साइड का इफेक्ट है, two-sided effect, हर ट्रांजैक्शन का दो साइड इफेक्ट है। Thus, dual aspect concept will always hold good, दोनों साइड इफेक्ट वाला ऑलवेज ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। A reduction of or increase in an asset will have a corresponding effect on the liabilities or capital। और एक साइड में अगर कुछ बढ़ता घटता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट लायबिलिटी या कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द रूल दैट एवरी, दोबारा बोल देता हूं, दिस इज
बिकॉज ऑफ द रूल दैट एवरी रिसीवर इज ए गिवर एंड एवरी गिवर इज ए रिसीवर। जो ले रहा है फ्री में नहीं ले रहा, कुछ दे रहा है, और जो दे रहा है वो कुछ ले रहा है। दैट एवरी रिसीवर इज ए गिवर, एवरी गिवर इज ए रिसीवर। तो आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन भी मैं करा सकता हूँ, तो वी कैन डू इट, और सारे एक्सरसाइज में कराऊंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दिस इज एक्सरसाइज 1, यू कैन सी। तो एक इलस्ट्रेशन 1 में सॉल्यूशन में आपको ऐसे 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट मतलब एक होता है आप सीरियल नंबर, ये सॉल्यूशन में आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन गुरमन स्टार्टेड बिजनेस, सो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो गुरमन स्टार्टेड बिजनेस, तो गुरमन के लिए लिखोगे यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ गुरमन। तो सीरियल नंबर के लिए कॉलम बनाओ, ट्रांजैक्शन के लिए इतना जगह छोड़ो, 1/3, देन 1 असेट, देन लायबिलिटी 1, कैपिटल 1, 3 कॉलम बन गया ये सब कॉलम्स, और मेन कॉलम 3 है। तो गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप क्या करोगे ना, कैश में ऐड करोगे असेट में, तो इसको सीधा इधर लिखो ऐसे 1 गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, असेट में 1 लाख ऐड करोगे, लायबिलिटी में 0, कैपिटल में 1 लाख। दिस इज व्हाट गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देन सेकेंड वन इज परचेज्ड गुड्स इन कैश 50,000, कैश गया स्टॉक आया, तो परचेज्ड गुड्स इन कैश 50,000 प्लस में ऐड करो, माइनस में 50,000, तो प्लस माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा नहीं बट आप लिख देना 0 इज इक्वल टू 0। देन ये दोनों जब हो जाएगा इसको ऐड करके न्यू इक्वेशन निकालो। न्यू इक्वेशन में ये 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। देन थर्ड वन परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर सम्राट फर्नीचर्स फॉर 20,000 इन क्रेडिट। अगर क्रेडिट दे भी नहीं रखा, अगर बता दिया कि फ्रॉम सम्राट फर्नीचर, तो ये भी उधारी, नाम आ गया तो उधारी। तो आप यहाँ पे थर्ड लिखो सीरियल नंबर में, क्योंकि थर्ड ऑर्डर में ये ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर सम्राट फर्नीचर्स। एसेट में 20,000 ऐड, लायबिलिटी में 20,000 ऐड, दोनों में 20,000 ऐड कर दिया। तो न्यू इक्वेशन आ गया। न्यू इक्वेशन में आप क्या करोगे, न्यू इक्वेशन में आपका आएगा 1,20,20 एंड 1 लाख ही आएगा। देन फोर्थ होगा गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000। 25,000 गुड्स 35,000 में बिका। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000, तो 25,000 माइनस करो स्टॉक से, 35,000 स्टॉक में एसेट में ऐड करो, और 10,000 प्रॉफिट हो गया। एसेट में 35,000 आया, कैश में बेचा होगा, गुड्स सोल्ड मतलब कोई फ्री में तो बेचेगा नहीं, तो 35,000 स्टॉक में ऐड होगा, कैश में ऐड होगा एसेट में, और 25,000 उसका कॉस्ट प्राइस माइनस होगा, और 10,000 प्रॉफिट इसी लाइन में कैपिटल में ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसिल करके 10,000। तो इसका न्यू इक्वेशन निकलेगा, ये दोनों लाइन से ऐड कर दो, यही दोनों लाइन्स, यू सी दिस 2 लाइन्स, ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों लाइन्स ऐड करके ये आएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में ऊपर दोनों लाइन को ऐड करके लिख दो। देन नेक्स्ट वन इज लास्ट, मेसर्स सम्राट फर्नीचर्स वाज पेड इन कैश, उनको पैसे दे दी, तो क्रेडिटर भी जाएगा, फर्नीचर भी जाएगा, ये कैश भी जाएगा। तो एसेट गया पेड टू मेसर सम्राट फर्नीचर्स, 20,000 गया, क्रेडिटर से माइनस करो 20,000, और क्रेडिटर से गया -20। इसके बाद कैलकुलेट करके फाइनली न्यू इक्वेशन निकालो। तो फाइनल न्यू इक्वेशन आएगा 1,10,000 होगा एसेट, और कैपिटल होगा 1,10,000। तो नाउ नोट दे दो इसमें, जो हमने सेल करा है गुड्स, देखो सेल ऑफ गुड्स, sale of goods has resulted in a profit of 10,000. It has been added to capital because net profit at the year end is transferred to capital account. Profit year end में capital को transfer हो जाता है, इसलिए हमने ऐड करके दिखा दिया। Then columnar cash flow, उसका कलम करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा। Illustration 2, तो इलस्ट्रेशन 2 में क्या करेंगे ना, हम इलस्ट्रेशन 2 लिखने के टाइम पे यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट में
तो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इन्होंने लिखा नहीं, बट यू हैव टू राइट डाउन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ राम हरि या डैश डैश ऐसे डैश डैश 2-3 डैश नाम तो है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में ऐड कैपिटल में ऐड, यहाँ पे कलम में ना, एसेट में कई कलम से बना लो, और लायबिलिटी में कुछ नहीं, कैपिटल में एक ही कलम। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, कैश में 70 ऐड करो, बाकी सब में 0, कैपिटल में 70 ऐड कर दो, हो गया। देन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार में गुड्स खरीदा। तो ये दोनों को क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मतलब अपने स्टॉक में ऐड करो, एसेट में ऐड करो, और दिस इज लायबिलिटी में ऐड करो। ये होते हैं आपके क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो देन यू विल बी गेटिंग ए न्यू इक्वेशन, आपके न्यू इक्वेशन आएगा, दोनों को ऐड करके लिख दो। ये सर आया 70,000 48,000, ये देखो 70,000 18,000 इज इक्वल टू 18 प्लस 70। देन थर्ड होता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में पेमेंट करें। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, इसमें पूरे पैसे चुका दिए, तो यानी 17,500 दिया, यहाँ पे लिखा है ऊपर, बट उसका 18 चुका दिया, 18 माइनस कर दिया कैपिटल से, क्रेडिटर से, तो गया। तो यानी हमने 500 रुपये गेन कर लिया, तो हमारा गेन हमारा इनकम होता है, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे 5 + 5 कर देंगे। तो इसके बाद न्यू इक्वेशन निकल जाएगा, न्यू इक्वेशन निकाल दो, हो गया। लास्ट फॉर परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000, मशीनरी खरीदा कैश देके। तो न्यू इक्वेशन में परचेज मशीनरी फ्रॉम कैश में क्या होगा, न्यू इक्वेशन में 20,000 माइनस करोगे कैश से, और मशीनरी में ऐड करोगे, मशीनरी आपके एसेट में, तो 20,000 में ऐड करेंगे। तो ये आपका खर्चा आ गया। तो इसके बाद पर टोटल कंप्लीट न्यू इक्वेशन बनाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। इसको करा, इसको करा, हो गया। देन इसके बाद कोई और भी थ्योरी आपको अगर डिस्कस करना होगा तो आप डिस्कस दो थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक थ्योरी। आगे एक और वीडियो डालूंगा इसमें हल्की सी थ्योरी, कोई अच्छा क्वेश्चन करा दूंगा, दैट विल बी ऑल फॉर यू।